Students, very good morning to all of you. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal. Myself Suresh Kumar, and today I'm going to take chapter number 3, pair of linear equations in two variables from class 10th mathematics. इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज 2.2 को कर रहे थे. एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को ऑलरेडी कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 4 के हम 3 पार्ट कर चुके हैं. आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट से. तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपने टॉपिक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ. क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 वाज which of the following pair of linear equations are consistent, inconsistent, obtain the solution graphically in case they are consistent. If they are consistent, then obtain the solution graphically. ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4 था. इसके 3 पार्ट तो हम कर ही चुके हैं. हम क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट से चलते हैं. तो 4th पार्ट क्या था इसका, लिख लेते हैं. इक्वेशन वाज 2x minus 2y minus 2 equal to 0. This was equation 1. और इक्वेशन 2 जो आपको देख के रखी हुई है, that is 4x minus 4y minus 5 equal to 0. This is इक्वेशन 2. अब सबसे पहले आपको पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है. उसके लिए हम रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे. a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2 की रेशियो को कंपेयर करते हैं. तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. सॉल्यूशन 4 का 4th पार्ट. ठीक है, कर लेते हैं. a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2 को कंपेयर करके देख लेते हैं. तो क्या आता है हमारे पास में, ये बन जाएगा 2 ओवर 4, है ना. a1 ओवर a2 है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1 ओवर कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2, दैट इज a1 एंड a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 माइनस 2 ओवर माइनस 4, c1 ओवर c2 माइनस 2 ओवर माइनस 5. यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. लेकिन यहाँ आकर के देखो माइनस माइनस प्लस तो हो जाते हैं, लेकिन ये 2 ओवर 5 आ रहा है. तो क्या बना हमारे पास में, ये बन रहा है हमारे पास में 1 ओवर 2 इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 बट डज नॉट इक्वल टू 2 ओवर 5. आप ये भी कह सकते हैं a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट डज नॉट इक्वल टू
C1 ओवर C2। और जब ऐसा हो तो आपके पास में जो सोल्यूशन हासिल होने वाला होता है वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। क्यों होता है इनकंसिस्टेंट? बिकॉज इन दिस कंडीशन यू आर गोइंग टू गेट a graph of equations which is parallel to each other। लाइन की फॉर्म में जो ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे के पैरेलल आता है। दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस बनेगी, दोनों इक्वेशंस का जो लाइन ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे के पैरेलल आता है। इसका मतलब नो सोल्यूशन आपको मिलने वाला है, मतलब इनकंसिस्टेंट होने वाला है। तो इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, inconsistent pair of linear equations। ये आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये क्या है, रिजल्ट है। तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है, इसलिए आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाफ द पेरीमीटर of a rectangle rectangular garden whose length is 4 meter more than its breadth। is 36 meter। Find the dimensions of the garden। Find the dimensions of the garden। ये आपको पता करना है। सवाल समझ लो, कहता है कि कोई आपके पास में रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका जो पेरीमीटर है उसका अगर मैं हाफ कर देता हूँ, ठीक है, उसका अगर मैं हाफ कर देता हूँ तो आपके पास में 36 मीटर रिज़ल्ट में जवाब आता है। फिर से सुन लो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ इज़ 36। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन जो है उसका अगर मैं पेरीमीटर का हाफ कर देता हूँ तो इक्वल टू 36 आता है। दो कंडीशंस दे के रखी हैं, हाफ करने पे, पेरीमीटर को हाफ करने पे 36 मीटर आता है, और दूसरी चीज़ लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो भाई लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, वो आपको पता करना है। तो जैसा कि सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ूँगा, ठीक है, जैसा कि सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ूँगा तो मुझे क्या हासिल हो रहा है। सबसे पहले सवाल के बीच में जो जो कंडीशंस हमको मिल रही हैं उन्हीं को ही लिख लेते हैं। आपको इस सवाल के बीच में जो रेक्टेंगुलर गार्डन है ना तो उसकी लेंथ आपको देख के रखी हुई है, ना ही उसकी ब्रेड्थ देख के रखी हुई है। तो आप सपोज कर लो, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है उसको आप x मान लेते हैं, x मीटर है ये, ठीक है। इसी तरीके से लेट द ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन
ब्रेड्थ को आप y मान लेते हो। तो कंडीशंस के मुताबिक क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या कह रही हैं उसके मुताबिक मैं इसको इक्वेशन में ढालने की कोशिश करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, दो कंडीशंस होंगी क्योंकि दो इक्वेशन है तो दो कंडीशंस भी होंगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वन के मुताबिक अगर मैं चलता हूँ तो कहता है लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। जिसका मतलब या तो आप ब्रेड्थ में से 4 घटाओ तो लेंथ के बराबर हो जाएगा, या फिर ब्रेड्थ जो लेंथ जो या तो आप लेंथ में से 4 मीटर घटाओ तो आपके पास में ब्रेड्थ हो जाएगी, या फिर ब्रेड्थ में 4 मीटर को ऐड करो तो आपके पास में लेंथ के बराबर वो इक्वेशन आ जाएगी। तो दो कंडीशंस आ रही हैं, चाहे आप ब्रेड्थ में 4 जमा कर दो या फिर लेंथ में से 4 मीटर को माइनस कर दो तो वो इक्वल हो जाएंगी, लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो इक्वल हो जाएंगी। तो चलो मैं कंडीशन 1 के मुताबिक चलता हूँ। तो मेरे पास में क्या है, लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। तो अगर इसको बराबर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेड्थ में से 4 मीटर को अगर आप कम करोगे, लेंथ थी x जो कि लेंथ जो थी वो थी x, ठीक है, और x जो है वो y से 4 मीटर ज़्यादा है। इसका मतलब y में से अगर आप 4 मीटर को निकाल दोगे तो आपके पास में ये x के बराबर हो जाना चाहिए कि नहीं, जमा कर दोगे, ठीक है। y के बीच में अगर आप 4 को जमा कर दोगे तो ये x के बराबर हो जाना चाहिए। इसीलिए कंडीशन को समझो ना, कंडीशन क्या कहती है, कहता है कि जो आपकी लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है, किससे, ब्रेड्थ से लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया ब्रेड्थ में अगर मैं 4 मीटर को जमा कर दूंगा तो वो लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अभी भी इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूँगा, ठीक है, और सिंप्लीफाई करके लिखूँगा तो यही बन जाएगा एक्स, वाई यहाँ पर प्लस का है इधर आके माइनस का वाई हो जाएगा, 4 यहाँ पर प्लस का है इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा और इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये मेरे पास में इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी कंडीशन कहती है, दूसरी कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड कंडीशन के मुताबिक मैं चलता हूँ। तो सेकंड कंडीशन कहती है कि अगर आप पेरीमीटर का आधा कर देते हो तो आपके पास में वो इक्वल टू 36 आना चाहिए। तो सबसे पहले पेरीमीटर किसके बराबर होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ का डबल, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, डबल किसका, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ है आपके पास में x और ब्रेड्थ जो आपके पास में है, ब्रेड्थ जो है आपके पास में वो है y। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ का अगर आप डबल करते हो तो आपके पास में बन जाएगा पेरीमीटर। लेकिन वो कहता है कि अगर आप पेरीमीटर का आधा करते हो तो आपके पास में इक्वल टू 36 मीटर आता है, ठीक है। तो ये बन जाती है दूसरी इक्वेशन। इसको और सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखूं तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 2 2 हो जाए कैंसल। क्या रह गया, x प्लस वाई इंटू 1। तो x प्लस वाई इंटू 1 करोगे तो ये x प्लस वाई ही रहेगा कि नहीं, x प्लस वाई ही रहेगा। तो x प्लस वाई, इधर ये 36 प्लस का है, इधर आएंगे तो माइनस के 36 और ये बन जाएगी हमारे पास इक्वल टू 0 बन गई ये इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशंस आपके पास में आ गई। कौन कौन सी इक्वेशन आई, फिर से लेता हूँ। नाउ 2 इक्वेशंस, नाउ 2 इक्वेशंस जो आपके पास में तैयार हो रही हैं। कौन कौन सी है, पहली आ रही है आपके पास में x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। और दूसरी आ रही है x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0।
ये आ गया आपके पास में इक्वेशन 2। अब आपको सॉल्व करना है इसको, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए वैल्यूज़ का पता लगाने के लिए 3 तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसका यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करता हूँ, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड के बीच में आप क्या करोगे, एक इक्वेशन के बीच में से दूसरी इक्वेशन को निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप एक चीज़ तो पहले ही देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि ये जो x वेरिएबल है इनके कोफिशिएंट पहले ही बराबर है कि नहीं। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं। चलो फिर भी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, है ना, से जब आप इसमें एलिमिनेशन करते हैं तो किसी एक वेरिएबल को बराबर करने की कोशिश करते हो इक्वेशन के बीच में, इसमें तो पहले ही है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लेता हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को निकाल देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0 था ना। माइनस करेंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, है ना। इसको ऊपर वाले से माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस का जब बाहर माइनस होगा तो अंदर वाले निशान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये प्लस का था, ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा। और ये माइनस का है, ये प्लस में तब्दील हो जाएगा। और क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस का x माइनस का कैंसिल, रह क्या गया, माइनस का y माइनस का y, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस का 4 प्लस का 36, तो प्लस के 32 रह जाएंगे। और क्या है ये, इक्वल टू 0 आ रहा है। इक्वल टू क्या आ रहा है, 0, ठीक है। उसके बाद इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। y यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा, तो y इक्वल टू -32, क्योंकि प्लस का इधर आके माइनस का 32 हो जाएगा। यहाँ पर -2 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर आके ये डिवाइड हो जाएंगे। तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। 2 1 2, 16 2 32 होता है। तो यहाँ पर आपके पास में y की वैल्यू निकल आई, y इक्वल टू 16 मीटर आ रहा है। और अगर y इक्वल टू 16 मीटर है तो x क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में। तो मैं 1 में ही पुट कर लेता हूँ। नाउ पुट y इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 16 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये बनेगा, ये बनेगा। x इक्वल टू माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 बन जाएगा, माइनस का 16 इधर आके प्लस का 16 बन जाएगा। और ये बन जाएगा x इक्वल टू 20। दोनों वैल्यूज़ निकल गई। इसका मतलब लेंथ जो है वो 20 मीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 16 मीटर है। और अगर आप ध्यान से देखो तो लेंथ जो है, जो कि 20 मीटर है, वो 16 से 4 मीटर ज़्यादा भी है, जैसा कि इक्वेशन के बीच में आपको कंडीशंस के बीच में बता के भी रखा हुआ था। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यूज़ ढूंढ ली है, ठीक है। देख लो एक बार फिर से, नज़र दो डालो, ठीक है। ये मेरा जो मोबाइल है पेज को कवर कम करता है, इसलिए मैं फिर से इसको स्लाइड करके आपको दिखा रहा हूँ। एक बार फिर से देख लो किस तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है। तो ये हमारे पास में क्या आगे, सोल्यूशन के बीच में क्या है, सोल्यूशन के बीच में x इक्वल टू
20 मीटर आ रहा है, देयरफॉर x इक्वल टू 20 मीटर और y इक्वल टू 16 मीटर है। x क्या थी, ये लेंथ थी और ये क्या है, ब्रेड्थ। करते हैं इस सवाल नंबर 7 को सॉल्व। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं इसके पास। सॉल्यूशन नंबर 7, इक्वेशंस क्या हैं। इक्वेशन 1 आपको जो दे के रखी है दैट इज़ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या है आपके पास में। इक्वेशन 2 जो आपको दे के रखी है दैट इज़ 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 इक्वेशंस आपके पास में हैं। अगर आप इन इक्वेशंस को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना चाहते हो, इनका ग्राफ बनाना चाहते हो, तो आपके पास में हर एक इक्वेशन के बीच में x वेरिएबल जो आ रहा है और y वेरिएबल आ रहा है, इनकी कम से कम 2 वैल्यूज़ हर एक इक्वेशन के लिए होनी चाहिए। तो यानी कि आपको x और y का यहाँ पर टेबल तैयार करना है हर एक इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर देखो, मैं टेबल तैयार करने की कोशिश करता हूँ। रफ भी करूँगा मैं, क्योंकि रफ के बगैर तो होगा नहीं। ये हमारा है x, ये है हमारा y और ये होगा हमारा x, y। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन 1 के लिए करते हैं। कौन सी इक्वेशन है। इक्वेशन 1 है क्या, ये x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले आपके पास में x जो है वो 0 ले रहे हो। x जब 0 होगा इक्वेशन के बीच में, तो उस टाइम पे इस इक्वेशन 1 में y की वैल्यू क्या आएगी, कर लेते हैं पुट। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में, इक्वेशन के बीच में कर लो, x की जगह क्या आ रहा है 0। तो आप इसको, इस इक्वेशन को लिख सकते हो 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 माइनस वाई इक्वल टू प्लस का है, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। और 0 को तो आपको पता है जिस भी नंबर के बीच में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर 0 को लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं 0 को नहीं लिखता हूँ, क्या रह जाएगा, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस वाई किसके बराबर रह जाएगा, ये रह जाएगा इक्वल टू माइनस 1। कैसे आया माइनस 1, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का 1 हो गया। तो वाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और ये बन जाएगा इक्वल टू 1। तो आपके पास में y की उस टाइम पे वैल्यू आ रही है 1। x, y क्या हो जाएगा 0, 1। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अब अगर आप x की जगह 1 लेते हो, वैल्यू x की जगह क्या लेते हो 1, तो 1 पुट करने पे इक्वेशन आपके पास में जो बन जाती है वो बन जाएगी 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और माइनस वाई इक्वल टू क्या रह जाएगा, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का, ये भी प्लस का है, इधर आके माइनस का, तो हो जाएगा टोटल माइनस के 2। ठीक है, आगे जाके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आगे का तो आपको गैस हासिल हो ही गया होगा। जैसे जैसे आप यहाँ से एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, वैसे वैसे नीचे से भी y की वैल्यू एक एक स्टेप बढ़ रही है। 0 था तो ये 1 था, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। अब अगर x 2 होगा तो ये 3 हो जाएगा, x अगर 3 होगा तो y उस टाइम पे 4 हो जाएगा। ये तो आपको गैस से ही पता चल गया। ठीक है, तो 4 वैल्यूज़ आपने कम से कम हासिल कर ली। तो x, y क्या हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा 1, 2, इसके लिए 2, 3, इसके लिए 3, 4। तो एक टेबल तो आपके पास में तैयार हो गया। अब चलते हैं इक्वेशन 2 के लिए। देखो ये जो रफ पोर्शन है आप इसके साथ नहीं करोगे, रफ के लिए आप अलग पेज रखोगे। सॉल्यूशन के बीच में ये हौश-पौश की कंडीशन पैदा करता है, रफ भी उसी के साथ में, लेकिन मैं
साइड में नहीं करूँगा, मैं आपको समझाने के लिए इसी के ऊपर करूँगा, वरना आप कट करके ऐसे करके इस तरीके से कट करके ये रफ वाला पोर्शन साइड में कर सकते हो। आप सिर्फ इस सॉल्यूशन के लिए सिर्फ इसका टेबल तैयार करोगे, क्योंकि हमें सिर्फ टेबल की ही ज़रूरत है। कर लेते हैं यहाँ पर x, यहाँ पर y और ये x, y। कौन सी इक्वेशन है? दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। कर लो भाई। जब आप इक्वेशन के बीच में x की जगह 0 पुट करते हो तो क्या बन जाएगा आपके पास में? कर लो। ये इक्वेशन बन जाएगी 3 इंटू 0, है ना, x की जगह 0 बन रहे हो तो 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ तक का क्वेश्चन 0 हो जाएगा। रह क्या जाएगा? रह गया मेरे पास में 2y माइनस का 12 है, इधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा और y इक्वल टू 12 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, y इक्वल टू 6 आ रहा है। ठीक है, कितना आया? 6। जब हमारे पास में x 0 है उस टाइम पे y हमारे पास में 6 आ रहा है इक्वेशन के बीच में। अब कर लेते हैं। जब हमारे पास में इक्वेशन के बीच में 1 पुट करोगे तो हम प्रेफर करेंगे ऐसी वैल्यूज़ लेने का जिससे हमको जो y की वैल्यूज़ जो हैं वो इंटीजर की फॉर्म में हासिल हो। अगर आप 1 पुट करके देख लो, 1 पुट करते हो तो क्या हो जाएगा? x की जगह 1 पुट करके देख लो तो आपके पास में इक्वेशन बन जाएगी, यही इक्वेशन बन जाएगी 3 इंटू 1 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3 इंटू 1 होता है 3 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 2y किसके बराबर रह जाएगा? ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 3 है, तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल माइनस का 9 रह जाएगा। कितना रहेगा? माइनस का 9। और y यहाँ पर माइनस 9 ओवर 2, माइनस 9 ओवर 2। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है और इसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 4.5 के बराबर। ठीक है, पॉइंट में आ रहा है। किस में आ रहा है? पॉइंट में आ रहा है। माइनस का 4.5 बनेगा। तो इस पॉइंट को तो हम ग्राफ पेपर के ऊपर लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद में सिर्फ एक ही वैल्यू है ना। पॉइंट के बाद में सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है, दैट इज़ 5। अगर 2-3 डिजिट आते थे जैसे 4.5625, ऐसे नंबरों को ग्राफ पेपर के ऊपर लोकेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसको हम लोकेट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना आपके पास में जो भी वैल्यू आए वो इंटीजर की फॉर्म में आनी चाहिए। किसकी फॉर्म में आनी चाहिए? इंटीजर की फॉर्म में आपके पास में आनी चाहिए। तो अब देखो 1 की जगह अगर आपने 3 लिया होता, 1 की जगह अगर आपने 3 लिया होता, अगर 2 लेते तो क्या होता? 2 लेते तो मेरे पास में बन जाता ये 3 इंटू 2 6 होता, 12 में से 6 जाता, 12 में से 6 जाता तो 6 रह जाता, तो 2 की वैल्यू भी चल जाती। ठीक है, 2 वाली वैल्यू के साथ में हम अगर लेते, ऐसे क्या आ रहा है? ऐसे ही माइनस 4.5 आ रहा है जब आप 1 लेते हो। अगर आप 2 लेते हो तो क्या बन जाएगा? 2 लेने पे यही बन जाएगा। इक्वेशन देखो 3 इंटू 2 बनती प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 होता, और ये बन जाता 6 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 12, ये प्लस का 6, माइनस के 6 रह जाते, उधर जाके माइनस के 6 प्लस के 6 बन जाते, तो 2y मेरे पास में प्लस के 6 आते। y इक्वल टू 6 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा y इक्वल टू 3 आता। कितना आता? 3 आता। ठीक है, और अगर आप एक वैल्यू और ले लेते हैं, अब मैं 3 की बजाय 3 नहीं लूँगा, मैं सीधा 4 लिख रहा हूँ।
x की जगह आप अगर 4 लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास में 3 × 4, क्योंकि 3x था तो 3 × 4 + 2y - 12 = 0। ये बन जाएगा 12 + 2y - 12 = 0। ये प्लस का 12, ये माइनस का 12 तो कैंसिल हो जाएगा, रह क्या जाएगा 2y = 0 और y = 0/2, मतलब 0 को 2 के साथ तकसीम करोगे तो ये 0 ही आता है, तो y की वैल्यू मेरे पास 0 आएगी। 4 वैल्यूज़ हासिल हो गई, तो दोनों के दोनों टेबल आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, ग्राफ को प्लाट करता हूँ, क्योंकि हमारे पास में टेबल आ चुके हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स को भी लिख लेते हैं। x पे ये 0 है, y पे ये 6 है, x पे 1 है, y पे ये -4.5 है। ठीक है, माइनस का क्या है 4.5। उसके बाद माइनस का 4.5 है, हाँ है, माइनस का 4.5 है। और जब हमारे पास में ये माइनस का 4.5 तो नहीं आएगा, माइनस का 3 है, और इक्वल टू के इस साइड में जाएगा तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का 9 हो रहा है, प्लस का 9 होगा तो ये प्लस का 4.5 आएगा। ठीक है, ये माइनस का नहीं है, प्लस का है ये 4.5। उसके बाद 2,3 और ये 4,0 हो गया। टेबल हमारे पास तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब बात आती है ग्राफ पेपर के ऊपर इसको उतारना। तो उसके लिए मुझे दोनों इक्वेशंस के टेबल जो है, सबसे पहले उसी को लिखूंगा मैं, जो हमारे पास में टेबल हैं, कर लेते हैं। ये इस साइड में मैं लिखूंगा इक्वेशन कौन सी है, यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू, और यहाँ पर x और y के कोऑर्डिनेट्स। 1 2 3 और ये 4। इसी तरीके से यहाँ पर भी करूँगा मैं। से ये हो जाएगी इक्वेशन लिखने के लिए, x की वैल्यू, y की वैल्यू, और नीचे हो जाएगा x y के कोऑर्डिनेट्स। x y को इकट्ठा लिख के ओवरऑल कोऑर्डिनेट्स क्या बने हैं वो। सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन थी उसी को लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन थी हमारे पास x - y + 1 = 0। x - y, ये टेबल किसके लिए है, ये है हमारे पास x - y + 1 = 0, और ये है टेबल हमारे पास दूसरी इक्वेशन के लिए। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x + 2y - 12।
3x माइनस 2y माइनस 12, ठीक है, माइनस का 12 है, माइनस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है। ये है हमारे पास x, ये y, ये x कॉमा y, ठीक, वैसे ही यहाँ पर x, ये y और ये x कॉमा y। कौन कौन सी वैल्यूज़ आई थी टेबल 1 के लिए? 0 1 2 3, 0 1 2 3 x के लिए, ये है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। x के लिए क्या आ रही थी उस टाइम पे? y के लिए क्या आ रही थी? y आ रही थी 1 2 3 4, y आ रही थी हमारे पास 1 2 3 4। x कॉमा y क्या आया? 0 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3 और 3 कॉमा 4, ठीक। वैसे ही इक्वेशन 2 के लिए x की वैल्यू क्या क्या आ रही है? x की आ रही है 0 1 2 4, 0 1 2 और 4। x की आगे y की क्या आ रही है? y की उस टाइम पे हमारे पास में आ रही है 6 4.5 3, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 चूज़ किया होता तो 2.5 आते, यहाँ पर कितने आते? ठीक है, कितने आते? 1.5 आता, शायद 1.5 आता, लेकिन हमने 4 चूज़ किए हैं इसलिए यहाँ पर 0 है। आप यहाँ से देख रहे हो जैसे जैसे आप एक एक वैल्यू को बढ़ा रहे हो, यहाँ से 1.5 जो है 1.5 कम हो रही है। कोऑर्डिनेट x, y को करें तो ये 0, 6 1, 4.5 2, 3 4,0, ठीक है। इतना करने के बाद आपके पास में टेबल आ गई टेबल, ठीक है। दोनों इक्वेशंस के आपके पास में टेबल आ गए हैं, x और y की वैल्यू आ गई है आपके पास में। अब आपको ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ इन वैल्यूज़ के लिए बनाना है। उसके पहले आपको रेंज को देखना है कि x की मैक्सिमम रेंज क्या आ रही है x कोऑर्डिनेट पे और y की मैक्सिमम रेंज क्या आ रही है y कोऑर्डिनेट के ऊपर। देखो x की मिनिमम जो है वैल्यू आ रही है x कोऑर्डिनेट पे वो 0 आ रही है और मैक्सिमम जा रही है 4 तक। कहाँ तक जा रही है? 4 तक। वैसे ही y की मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0 और मैक्सिमम जो जा रही है दैट इज़ 6, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितने सेगमेंट का या कितने बॉक्स के बराबर एक यूनिट को चूज़ करना है, एक बॉक्स जो है वो कितने के बराबर रखना है, आपको पता यहाँ पर गैस मिल जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर रेंज बहुत छोटी है, 0 से लेके 6 और 0 से लेके 4, तो आपके पास में इनफ जगह है, बॉक्सेस हैं इन नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखो माइनस में क्योंकि कोई वैल्यू है नहीं है, तो अगर आप x कोऑर्डिनेट जो x डैश है उसको कम भी बनाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उस साइड हमको जाने की ज़रूरत पड़ने वाली है ही नहीं है। y कोऑर्डिनेट के ऊपर भी ऐसा ही है, y की भी इसमें सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आ रही है। तो इतना करने के बाद में देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाई हैं जो परपेंडिकुलर बना रही हैं, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करती हैं वो 0 कहलाता है, ठीक है। इस 0 के लेफ़्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की तरफ अगर हम जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर आते हैं और वो एक्सिस जो है वो x कहलाती है। इस 0 के लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है, लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो x डैश आती है और x डैश पे हम x एक्सिस के नेगेटिव नंबर्स को डिनोट करने के लिए रखते हैं। इसी 0 के वर्टिकल ऊपर की तरफ जाएंगे तो y एक्सिस आती है
ठीक है, जो कि पॉजिटिव नंबर्स को डिनोट करती है और इस ज़ीरो के वर्टिकली डाउनवर्ड जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास में वाई डैश जो कि नेगेटिव नंबर्स को डिनोट करती है। अब हमारे पास में दोनों x और y की रेंज जो है वो बहुत छोटी है, 0 से लेके 4 और 0 से लेके 6 तक का है, तो आप बड़ी आसानी के साथ में लिख सकते हो। एक एक बॉक्स को कितने के बराबर रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो मैं एक बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर रखूँगा। मान लेते हैं ये 0 से लेके यहाँ तक का जो बॉक्स है उसको मैं 1 मान रहा हूँ। अगला 2, यह 3, यहाँ से 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और ये 10 है, ठीक है। इस ऐसे ही इस साइड में जाएंगे तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ऊपर की तरफ चले जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे की तरफ आ जाओ, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इसी के बीच में हमारा ये जो ग्राफ है वो बन जाएगा। सबसे पहले हम इस वाले टेबल को, ठीक है, इस ग्राफ पेपर के बीच में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आपके पास में कोऑर्डिनेट्स तो हैं, एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहला पॉइंट जो है देखो वो क्या बन रहा है, पहला वाला जो पॉइंट आपके पास में बन रहा है वो 0,1 बन रहा है। 0,1 का मतलब एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 1। तो वो कहाँ पे आएगा, वो आ जाएगा सीधा 0 पे, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 1, तो आएगा यहाँ पर। जब एक्स एक्सिस पे 0 हो तब पॉइंट जो है वो सीधा वाई एक्सिस के ऊपर आता है, तो ये आया पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरे पॉइंट की लोकेशन देख लो, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 2, तो एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 2, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तीसरा एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे उस टाइम पे 3 है, तो यहाँ पर। चौथा एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 4, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे अब इनको जोड़ देते हैं, सारे पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। तो ये गया जुड़ता हुआ, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी है वो मैं बाद में लिखता हूँ। अब कर लेते हैं दूसरी वाली इक्वेशंस के पॉइंट्स को लोकेट। उनके कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास में है ही, दूसरी इक्वेशन के x, y तो हमारे पास में है। अब हम इनको भी कोऑर्डिनेट करेंगे, इनको भी लोकेट करने की कोशिश करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर कि इनकी आखिरकार लोकेशन क्या आ रही है। पहला है 0,6। 0,6 का मतलब हो गया x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 6, तो x एक्सिस पे 0, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे सीधा 6 यहाँ पर, तो ये पॉइंट सीधा यहाँ पर आएगा, ये है पॉइंट, सीधा y एक्सिस के ऊपर पड़ रहा है ये पॉइंट, ठीक है। इस लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, एक्सटेंड कर लेता हूँ।
तो ये आया हमारा 6 पे पॉइंट। ठीक है, थोड़ा डार्क हो गया है, इसको मैं फिर से कर लेता हूँ। ये है पॉइंट, ये आया पॉइंट, और ये है क्या, 6 है ये। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट हो गया लोकेट। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे उस टाइम पे 4.5। तो एक्स एक्सिस पे 1 कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे 1 ये हो गया, वाई एक्सिस पे 4.5 कहाँ पे आएगा, देखो चले जाओ इसके सीधा, ये आया 4, ये है 5, 4.5 कहाँ आएगा, बीच में सेंटर में, ये हो जाएगा 4.5। ये सेंटर 4.5। ठीक है, हो गया, दूसरा पॉइंट भी हो गया। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरे पॉइंट की लोकेशन क्या है, एक्स एक्सिस पे 2 है, वाई एक्सिस पे ये 3 है, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 3, यानी कि ये कॉमन पॉइंट। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट जो आ रहा है, तो ये तो पॉइंट इसी के ऊपर आ जाएगा, पॉइंट के ऊपर पॉइंट आ रहा है, तो तीसरा वाला पॉइंट हो जाएगा ये फॉर इक्वेशन 2। चौथा वाला पॉइंट देखो, एक्स एक्सिस पे 4 है, वाई एक्सिस पे उस टाइम पे 0 है, तो एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 0, मतलब अब पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही आने वाला है। हो गया, हो गया, कर लो भाई, अब इनको जोड़ लो। ये लेते हैं जोड़, जोड़ा इनको, जुड़ गए, जुड़ गए। ठीक है, जुड़ गए ना, जुड़ गए। ये लगा एरो और ये लगा इधर का एरो, हो गई दोनों, ग्राफ बन गया, बन गया। ये वाला किसके लिए था, दिस वाज फॉर इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस इक्वेशन के लिए था ग्राफ, ये वाली लाइन जो आई। दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो गया इस इक्वेशन के लिए ग्राफ, कौन सी, इसकी ये वाली लाइन है। ठीक है, तो इतना करने के बाद में अब आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट्स यहाँ पर लोकेट हुए हैं उनका नाम भी तो कोई ना कोई होगा। अब कर लेते हैं इनके नामकरण। मान लेते हैं हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इसको मैं ए पॉइंट मान रहा हूँ। क्या, ए पॉइंट, ये है मेरा ए पॉइंट। लोकेशन क्या है, एक्स एक्सिस पे ये 0 है, वाई एक्सिस पे उस टाइम पे ये 1 है। ये है मेरा बी पॉइंट, एक्स एक्सिस पे जब ये 1 है, वाई एक्सिस पे उस टाइम पे ये 2 है। ये है मेरा सी पॉइंट, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे जब ये 2 है, वाई एक्सिस पे उस टाइम पे ये 3 है। ये है मेरा डी पॉइंट, एक्स एक्सिस पे जब ये 3 है, वाई एक्सिस पे उस टाइम पे ये 4 है। ठीक है, डी पॉइंट तक हो गया। अब चलते हैं इधर से, इसका मैं नाम रखता हूँ ई पॉइंट। क्या है ये, ई पॉइंट, ये है ई पॉइंट। एक्स एक्सिस पे जब ये 0 है, वाई एक्सिस पे उस टाइम पे ये 6 है। ये मान लेते हैं एफ पॉइंट। एक्स एक्सिस पे जब ये 1 है ना, ये 1 है ना, 1 है। एक्स एक्सिस पे जब ये 1 है, वाई एक्सिस पे उस टाइम पे ये 4.5 है। ठीक है, उसके बाद एफ, ये पॉइंट तो हो गया कॉमन, इसको मैं रख लेता हूँ जी पॉइंट। क्या है ये, जी पॉइंट है। एक्स एक्सिस पे जब ये 4 है, वाई एक्सिस पे उस टाइम पे ये 0 है। तो पॉइंट्स के नाम भी हो गए, है ना,
ग्राफ भी बन गया। ग्राफ पेपर के बीच में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनका मैंने नाम भी रख लिया। नाम के साथ में उनके कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, एक्स एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस पे कितना है, उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, वो लिखा हुआ है। अब बात आगे क्या थी, आगे आपसे पूछा था कि जो भी ट्राइएंगल बन रही है, जो भी ट्राइएंगल बन रही है एक्स एक्सिस के साथ में, किसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में जो भी ट्राइएंगल बन रही है, उस ट्राइएंगल के वर्टिसेस जो हैं उनका नाम आपको बताना है। तो देखो ट्राइएंगल कौन सी बन रही है, यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस के साथ में जो भी ट्राइएंगल बन रही है, कौन सी ट्राइएंगल है, जी सी और एक यहाँ पर ये जो 1 आ रहा है, इस पॉइंट का मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है, ये इस पॉइंट का मैं नाम लिख देता हूँ। ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ये -1 है, चलो इसको मैं जी था, इसको एच कह देता हूँ, क्या कह देता हूँ, एच। एक्स एक्सिस पे ये -1 है, वाई एक्सिस पे उस टाइम पे ये 0 है, ठीक है, वाई एक्सिस पे उस टाइम पे ये 0 है। तो ये एच पॉइंट जो है -1,0 आ रहा है। तो यही तो पॉइंट है जो भी ट्राइंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में यही तो ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा, ट्राइंगल सी एच जी कह लो, चाहे एच सी जी कह लो, या है इसको जी एच सी कह लो, ठीक है, जैसा मर्जी इसका आप नाम रख सकते हो। तो ये हमारे पास में ट्राइंगल बन करके तैयार हो जाएगी। अब इस ट्राइंगल के वर्टिसेस की जो नाम है, साथ में क्या बोला था, एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, ट्राइंगुलर रीजन को आपको शेड भी करना है। तो ट्राइंगुलर रीजन कौन सा है, ये है, कर दो इसको शेड, ठीक है। शेड के लिए आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे करके भी इसको शेड कर सकते हो। हो गया शेडर, हो गया, ट्राइंगल को आपने शेड कर दिया। यही है ना आपका शेडर एरिया, ये हो गया आपका शेडर एरिया। तो शेड कर दिया। आपको इसके साथ में और क्या क्या पूछा था, शेड द ट्रायंगुलर रीजन, आल्सो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के वर्टिसेस भी आपके क्या होने चाहिए। नो ट्रायंगल कौन सी है, रिजल्ट में लिखेंगे, इधर लिखते हैं रिजल्ट में, रिजल्ट में ट्राइंगल एच सी जी, इसका मैंने नाम जो रखा है ट्राइंगल एच सी जी रखा है, ठीक है। और वर्टिसेस क्या होंगे, अरे भाई जिसके साथ में नाम पड़ रहा है वही तो इसके वर्टिसेस होंगे। वर्टिसेस हो गया एक तो एच, दूसरा हो गया सी और तीसरा हो गया जी। लिख लेते हैं इसके वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या है इसके, एक तो हो गया एच जो है हमारे पास में -1,0, दूसरा है सी जो कि है 2,3 और तीसरा है हमारे पास जी जो कि है हमारे पास 4,0। ये इसके वर्टिसेस हो गए, ठीक है, ये इसके वर्टिसेस भी हो गए। तो ये हमारे पास में रिज़ल्ट में आ रहा है ट्राइंगल एच सी जी। देख लो ट्राइंगल एच सी जी ही है, एच सी जी ही है, और यही एच, यही सी, यही जी इस ट्राइंगल के वर्टिसेस भी होंगे। और मैंने इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी साथ में लिखे हैं, लिखा है रिज़ल्ट में ट्राइंगल एच सी जी है और इसके वर्टिसेस जो हैं वो एच जो कि है -1,0, सी 2,3, जी 4,0 हैं।
और क्या है इसके बीच में रिजल्ट में एक चीज़ और आ रहा है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ है। इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और साथ ही साथ कंसिस्टेंट भी है। ये चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। वैसे हमको सिर्फ इतना ही पूछा था कि जो आपके पास में ग्राफ तैयार होगा, उस ग्राफ के बीच में जो भी ट्राइंगल बन रही है एक्स एक्सिस के साथ में मिल करके उस ट्राइंगल को आपको शेड करना है। साथ ही साथ उस ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या हैं वो भी आपको बताने हैं। तो वर्टिसेस भी मैंने बता दिया, ट्राइंगल को शेड करके भी बता दिया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस सवाल के साथ में एक्सरसाइज 3.2 भी होती है कंप्लीट। कल हम फिर हाज़िर हो जाएंगे इसी एक्सरसाइज या फिर इसी चैप्टर के अगली एक्सरसाइज को लेकर के, क्योंकि आज एक्सरसाइज 3.2 तो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाज़िर हो जाते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।